तो नमस्कार साथियों। आज जितने भी एग्ज़ाम हैं हमारे पूरे ऑल इंडिया के, उन एग्ज़ाम की दृष्टि से आज की क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम वो सारे एमसीक्यू करेंगे जो एनसीईआरटी या आरबीएससी के बेस पर आधारित हैं। तो क्लास शुरू कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों ने, क्योंकि टाइम नज़दीक है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम की तैयारी आपने भरपूर करनी है और एग्ज़ाम को आपने क्या कर लेना है, क्रैक कर लेना है। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरी बात देखें कि मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। तीसरा है कि शक्कर का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो इनमें से जो करेक्ट है वो चीजें हमें पहचाननी है। तो इसमें से आप देख रहे हो कि पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। अब ये मोमबत्ती है, जो मोमबत्ती वाला है, ये रोग है। ये इसमें दिया है भौतिक का जलना केवल भौतिक परिवर्तन है। ये केवल वर्ड है जो यही नेगेटिव है। ये केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन भी है। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो आपका ठीक रहेगा। अभी पूरी डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल क्या कहती है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक व शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद सूची है क्वेश्चन नंबर 2 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है प्रक्रम पर और सूची 2 है प्रकार पर। श्वसन है, श्वसन किसके द्वारा? अपचयन से होता है। वनस्पति तेल से घी निकलता है ऑक्सीकरण से। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? उत्प्रेरण करते हैं। और निकिल का उपयोग कहाँ होता है? हाइड्रोजनीकरण में होता है। तो आप लोग भी आंसर करें, इसका कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या रहेगा। तो साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, पहले का क्या हो सकता है? श्वसन का तो ऑक्सीकरण होता है ऑलवेज, तो श्वसन का आएगा ऑक्सीकरण। और वनस्पति तेल से घी होता है हाइड्रोजनीकरण। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होगा वो 2 मिनट, थोड़ा सा शायद मिस्टेक ना हो गई हो। ऑप्शन तो हमें ए लग रहा है ठीक, बट इसमें कोई परेशान, 2 मिनट। जो श्वसन है उसका तो आएगा ऑक्सीकरण आएगा, श्वसन का रहेगा ऑक्सीकरण, ये तो ठीक है। और वनस्पति तेल से घी हाइड्रोजनीकरण, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग है जो, ये उत्प्रेरण ही होगा। और निकिल का उपयोग है अपचयन। ये रहेगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इसकी बात जान लेते हैं। मेन जो पॉइंट है इसका कि श्वसन एक ऑक्सीकरण यानी ऊष्मक्षेपी होता है। उसके बाद तेल से घी बनाना हाइड्रोजनीकरण होता है। तेल से घी बनाना हाइड्रोजनीकरण होता है और जिसमें निकिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। निकिल क्या होता है? एक उत्प्रेरक का ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक उत्प्रेरक के संबंध में सही कथन चुनिए। उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं और अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान बदल जाता है। और जैव उत्प्रेरक को एंजाइम भी कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन देखना हमें कौन सा ठीक है। जो ऑप्शन है हमारे साथियों, तो ऑप्शन इसमें 1 और 3 ये दोनों ठीक है कि जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और जैव उत्प्रेरक को एंजाइम भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ठीक रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फोर्थ
ऑक्सीकरण अपचयन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में असत्याकथन बताना हमें। एक है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, बी है अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, सी है विद्युत धनी तत्व का निकलना ऑक्सीकरण है, और डी है ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का योग होता है। तो साथ ही इसका जो आंसर रहेगा वो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का योग होता है, बाकी सारे गलत पॉइंट है हमारे। तो आपने याद रखना ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। आंसर को जान लेते हैं कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन का योग है अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। वही हमारी बात थी रिडक्शन की। तो ये ऑक्सीकरण में नहीं आता, अपचयन में आता है। तो साथियों क्वेश्चन है हमारे पास कि जब अभिप कारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो तो वो अवस्था कौन सी होती है। तो साथियों वो अवस्था होती है समांगी उत्प्रेरण, क्योंकि समान अवस्था जैसे कि सभी गैसें हों होने पर उसे समांगी उत्प्रेरण ही कहते हैं। और भौतिक जो परिवर्तन होता है, सही गुण पहचानना है उसका, क्या यह एक स्थायी परिवर्तन है, इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है और यह उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है। तो सी ऑप्शन ठीक है। इसका डी पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव गलत, बाकी सारे गलत। सी ऑप्शन ठीक है कि जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं, जिनमें केवल भौतिक अवस्था ही बदलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा, वो है कि रासायनिक परिवर्तन है जो उनके उदाहरणों का सही समूह बताना आप लोगों ने। जैसे कि दूध से दही बनना, बर्फ का पिघलना, फल का पकना, लोहे पर जंग लगना, पानी का उबलना, कागज का जलना, बादलों का बनना, भोजन का पाचन। तो सही जो रासायनिक परिवर्तन है साथियों वो है फल का पकना और लोहे पर जंग लगना। ये चीज है जो रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। फल का पकना और लोहे पर जंग लगना दोनों अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है। ये चीज याद रखनी है, दोनों अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक है पर कौन सी है, अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को करेंगे हम। 8 में लिखा है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो सबको ही पता है, देखो चिप्स वगैरह या स्नैक्स वगैरह तो सारे ही खाते हैं, तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि उनको ज्यादा देर तक चलाने के लिए उनके अंदर एक गैस भरी जाती है ताकि वो जो एक्सपायरी डेट जो होती है महीना 2 महीना वहां तक बनी रहे, तो वो होती है नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो कि वसायुक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण यानी विकृत गंधिका को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। ये दिया गया CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस में H2O। रिडक्शन बताना है किसका हो रहा है, तो CuO का रिडक्शन हो रहा है इसमें। अभी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, अतः CuO का अपचयन होकर वह Cu में बदल रही है। O बाहर आ जाता है, इससे अपचयन हो गया होगा। दसवां क्वेश्चन है हमारा कि उत्प्रेरक विष यानी कैटालाइटिक पॉइजन का कार्य क्या होता है। अभिक्रिया की दर बढ़ाना, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाना, उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करना, या उत्पाद की मात्रा को बढ़ाना। तो राइट आंसर है उत्प्रेरक की सक्रियता को बनाए रखना। ये चीज है, उत्प्रेरक की सक्रियता को मतलब कम करना, सॉरी बनाए रखना गलत बोल दिया मैंने।
उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करना है। क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उत्प्रेरक वे विष पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की कार्यक क्षमता या सक्रियता को नष्ट कर देते हैं। अभी कोई चीज है वो कितने टाइम तक चलेगी, ये चीज को नष्ट कर देते हैं, वो ज्यादा टाइम तक चलने ही नहीं दे रहे। आपने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, हीरा है वह विद्युत का कुचालक है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। या फिर ग्रेफाइट की संरचना है षटकोणीय परतदार होती है। या फिर फ्लोरीन C60 की आकृति फुटबॉल के समान होती है। तो इसमें कौन से देखो सारे ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक ठीक है, बिल्कुल कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए तो कुचालक है ये। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है, ठीक है, ग्रेफाइट की षटकोणीय ही होता है। और फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के समान होती है, ये भी बात ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अब ये तीनों कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। हीरा कठोरतम अपरूप है जबकि ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण सुचालक है। ये बात याद रखनी है आपने, जो ग्रेफाइट है वो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, सुचालक माना गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना आपने, तो जो सूची 1 में यौगिक दिए गए हैं और सूची 2 में है सामान्य नाम दिए गए हैं। जैसे कि NaHCO3 ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O ये बेकिंग सोडा का है। और CaO विरंजक चूर्ण है, या CaOCl2 ये धावन सोडा है। तो आपने इसका आंसर करना है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा? आंसर इसका क्या रहेगा साथियों? 2 मिनट, आप दिख रहा है सही, ठीक है। तो आंसर है साथियों इसका क्या रहेगा, वो रहेगा ए ऑप्शन, यानी पहले का रहेगा सेकंड वाला, यानी NaHCO3 रहेगा बेकिंग सोडा का फार्मूला, और Na2CO3 10H2O ये रहेगा धावन सोडा का। उसके बाद रहेगा जो तीसरा है CaO, इसका रहेगा बिना बुझा हुआ चूना। और लास्ट वाला तो आपको पता ही है, फिर CaOCl2 ये रहेगा विरंजक चूर्ण। यानी NaHCO3 बेकिंग सोडा है, Na2CO3 10H2O धावन सोडा है, और CaO बिना बुझा हुआ चूना है, और CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, यानी जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हाइड्रोजन के संदर्भ में सत्य का कथन चयन करना है। सत्य जो कथन है उसका चयन करना है। कहता है अल्केनी श्रेणी के हाइड्रोजन कार्बन असंतृप्त होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं जो अल्केनी श्रेणी के, वो असंतृप्त होते हैं। मीथेन जिसको CH4 बोला जाता है एक संतृप्त कार्बन है। और अथीन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिअबंध बनाए जाते हैं। और बेंजीन एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये चीज बतानी है। तो इसमें जो मीथेन गैस है CH4 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये बिल्कुल राइट है। सॉरी। इसमें क्या होता है कि एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि मीथेन के संतृप्त होते हैं वो, और द्विबंध एथीन के और त्रिबंध असंतृप्त कहलाते हैं। ये अपने ध्यान में रखनी है बात। उसके बाद CNG की बात करें तो जो CNG है उसके मुख्य घटक का सही विकल्प बताना अपने। प्रोपेन है, या ब्यूटेन है, या मीथेन है, या इथेन है। तो CNG में महत्वपूर्ण जो रहेगी चीज वो क्या रहेगी, वो रहेगी कंप्रेस नेचुरल गैस है जो CNG उसका जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है CH4। यानी CNG में मुख्यतः मीथेन गैस ही पाई जाती है।
हाँ जी, तो बात करें जो पीतल है जिसको ब्रास बोला गया है, किन धातुओं का मिश्र धातु है, किन धातुओं से मिलकर बनी है? तांबा या टीन से, तांबा और जस्ता से, लोहा और क्रोमियम से, या सीसा और टीन से? तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र है। तो ये पीतल है जो तांबा और जस्ता यानी CO और Zn का मिश्रण है। तांबा और जस्ता यानी बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा आपका। बी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फ्रीओन यानी CFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने विचार करना है कि यह, देखो निफ्रॉन होता है जो फ्रीओन, यह अत्यधिक स्थायी, गंधहीन और अज्वलनशील गैस है, या फिर यह ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है, या फिर इसका उपयोग प्रतीक्षक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट जिसको बोला जाता है उसके रूप में किया जाता है। तो आप ये तीनों ही चीजें याद रखें, ये तीनों ही चीजें ठीक रहेंगी आपकी। यह अत्यधिक स्थायी भी है, गंधहीन भी और अज्वलनशील गैस है, और यह ओजोन परत के क्षरण के लिए भी मुख्य उत्तरदायी कारक है, और इसका उपयोग है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा फ्रीओन के रिगार्डिंग। अत्यधिक क्या है? स्थायी, गंधहीन और अज्वलनशील गैस है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है, और इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि साबुन और अपमार्जक के संबंध में सही कूट पहचानना। आप लोगों ने जो सही बात बोली गई है उसको आप लोगों ने पहचानना है कि क्या बोली गई है सही बात। पहला कि साबुन कठोर जल में उपस्थित Ca और Mg लवणों के साथ अक्षेप बनाता है। साबुन क्या करता है? कठोर जल में उपस्थित होता है Ca और Mg लवणों के साथ वो अक्षेप बनाएगा। दूसरा है कि अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं वो कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। तीसरा है कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम लवण होते हैं। जो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो सोडियम के लवण होते हैं। ये चीज बतानी है। तो इस चीज में आपको ये नहीं लग रहा कि तीनों ही ठीक है? मेरे को तो यही लग रहा है कि तीनों ठीक है। इसमें तीनों ही ठीक है भाई साथियों इसमें, क्योंकि साबुन है वो कठोर जल में उपस्थित C और Mg लवणों के साथ अक्षेप बनाता ही अक्षेप। अपमार्जक है वो भी कठोर जल में प्रभावी होते हैं, और साबुन है वो भी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का सही रासायनिक सूत्र बताना आप लोगों ने। तो इनमें से बताना है सही रासायनिक सूत्र है वो है, देखो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट तो है नहीं इसमें, इसमें आएगा 1/2 वाला, ये CaSO4 1/2 H2O ये रहेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट है इसका, बाकी सारे गलत है। पीओपी CaSO4 और 1/2 H2O ये इसका रासायनिक जो सूत्र रहेगा वो रहेगा। इसमें एक बात ध्यान रखिए, कैल्शियम सल्फेट का अर्थ है हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मतलब अर्ध रहेगा, जो अर्ध हाइड्रेट, अर्ध इसलिए तभी 1/2 लगाया इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक यानी पॉलीमर्स के संबंध में कौन सा मिलान सही है? नायलॉन है वो प्राकृतिक बहुलक है, पीवीसी कृत्रिम बहुलक है, सेलुलोज संश्लेषित बहुलक है, और टेफ्लॉन प्राकृतिक रबड़ है। तो इसमें जो पीवीसी वाला है ये कृत्रिम बहुलक है, ये ऑप्शन ठीक है, बनाया गया बहुलक है कृत्रिम। और सेलुलोज प्राकृतिक, जो सेलुलोज है वो प्राकृतिक बहुलक होता है, ये संश्लेषित बहुलक नहीं है। सेलुलोज क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है। और नायलॉन है वो एक संश्लेषित बहुलक होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो पीवीसी तो ठीक है आपका, जो पीवीसी कृत्रिम है, नायलॉन क्या है? संश्लेषित है, और सेलुलोज है जो वो क्या है आपका? प्राकृतिक बहुलक है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना अपने। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं और ये नियम केवल समतल दर्पण पर ही लागू होते हैं, गोलीय दर्पण पर नहीं होते। ये गलत है, तीसरे को गलत कर देते हैं। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहता है, बिल्कुल ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये भी ठीक है। पर ये नियम केवल है, देखो केवल आ जाता है ना, जो नेगेटिव ही वर्ड माना जाता है। समतल दर्पण लागू होते हैं, गोलीय दर्पण पर नहीं, सभी पे लागू होते हैं ये। तो क्वेश्चन जो हमारे पास 1 और 2 ये ठीक है आपके। आपने यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में दृष्टि दोष दिए गए हैं और सूची 2 में है निवारण हेतु लेंस दिया गया, भी कौन सा लेंस वहां यूज किया जाता है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष है, इसका दिया है बेलनाकार लेंस। दूर दृष्टि दोष का दिया है द्विफोक्सी लेंस। जरा दृष्टि दोष का उत्तल लेंस और अभिबिंदु के लिए अवतल लेंस। तो कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, आप लोग ये बताएं। तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा आपके अकॉर्डिंग बताओ। इसमें ना इसमें जो रहेगा निकट दृष्टि दोष है जो हमारे पास, वो रहेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस। ये चीज याद रखनी है बस, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, और जरा के लिए तो द्विफोक्सी होता है भाई। अभी बिंदु का बचा है लास्ट में, वो बेलनाकार लेंस आ जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम यानी V = IR के अनुसार यदि किसी चालक का प्रतिरोध R यानी R को दुगना कर दिया जाए तो जो प्रवाहित धारा है यानी I है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम प्रतिरोध को दुगना कर दूं किसी भी चालक का ओम के नियम के अनुसार, तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है हमें। तो धारा ना आधी रह जाती है साथियों, सीधी सी बात है। अगर प्रतिरोध दुगना होता है ना तो धारा आधी रह जाती है, तो धारा दोगुनी हो जाएगी, गलत है। धारा 4 गुनी गलत है, और धारा अपरिवर्तित रहेगी, ये भी गलत है। तो धारा क्या रहेगी, सी ऑप्शन डी का आधी रह जाएगी। और यदि वोल्टेज स्थिर है तो धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। प्रतिरोध दुगना करने का जो धारा आधी हो जाती है, अगर प्रतिरोध दुगना करेंगे तो धारा आधी हो जाती है। ये बात भी याद रखिए, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ जी, क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन की घटना में किस संदर्भ में कथन है जो सत्य है। कहते हैं लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, गलत। बैंगनी रंग का विचलन, बिल्कुल ठीक है। बैंगनी रंग का ही विचलन सबसे अधिक माना गया है प्रकाश वर्ण विक्षेपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 25, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वो युक्ति बतानी है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। या तो विद्युत सेल है वो, या विद्युत जनित्र है, या विद्युत हीटर है, या विद्युत टोस्टर है। तो वो विद्युत जनित्र होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का काम करता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी जो विद्युत जनित्र यानी जिसको डायनमो भी बोलते हैं, वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर ही कार्य करती है। ये बात भी आपने याद रखें, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर वो काम करती है। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पर खत्म होती है। तो नेक्स्ट सीरीज फिर लेकर आए हैं ये दोबारा से, तो आप तैयार रहिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, बने रहना लास्ट अपडेट में भी मेरे साथ।